नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें और खासकर जम्मू संभाग की अगर बात करें, पिछले कुछ दिनों से लगातार कठुआ बेल्ट गर्माती नजर आ रही है और एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई थी और उससे पहले हीरानगर में जो आतंकी देखे गए थे, उसके बाद एनकाउंटर जेठाना में शुरू हुई है, जिसमें 2 आतंकियों को उनके अंजाम तक तो पहुंचाया गया है। 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति भी इस एनकाउंटर में दी थी और ये कहा जा रहा है कि कल से एक बार फिर जो आतंकी जो बचे हुए 3 आतंकी थे, उनके साथ जो कॉन्टैक्ट है एक बार फिर री-एस्टैब्लिश हुआ है और इस वक़्त पंजतीर्थी जो बिलावर के पास जगह है, वहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है। कुल मिलाकर पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू संभाग की अगर कठुआ, बनी बसोली या फिर पीर पंचाल क्षेत्र की अगर बात करें तो लगातार आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। किस नजरिए से इन एक्टिविटीज को देखते हैं और किस प्रकार पाकिस्तान लगातार जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है, क्या एक नया गेम प्लान जो कंपैरेटिवली शांतिपूर्ण जम्मू संभाग था वहां पर अशांति फैलाने का माहौल पैदा कर रहा है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत मौजूद है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ इन मुद्दों पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एसपी वैद साहब जुड़े हुए हैं, जाने माने जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आई विल कम टू दिस एनकाउंटर जो चल रहा है, एक बार फिर आतंकियों के साथ कांटेक्ट री एस्टैब्लिश हुआ है। एनकाउंटर के बारे में सर क्या कहेंगे? पिछले कुछ दिनों से लगातार ये 8वां 9वां दिन है। 2 आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है, 3 अभी भी ट्रैप हैं। किस नजरिए से सर देखते हैं? देखो, ये दिखाता है कि पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस परस्यू कर रहे हैं। हालांकि जो एनकाउंटर कुछ 2 दिन 3 दिन पहले हीरानगर में हुआ, जठाना के इलाके में, वहाँ तो 2 मारे गए थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 लोग थे। क्योंकि उस लेडी ने जिसने सबसे पहले जी। देखा इनको, तो उसने कहा 5 लोग थे। तो 3 उसमें से रिपोर्टरली निकलने में कामयाब हुए। कल से रिपोर्ट्स हैं कि उनका पैंतीर्थी के इलाके में, जो बिलावर के पहले आता है एरिया, वहाँ कांटेक्ट हुआ है। थोड़ा पहाड़ी इलाका है, रिवर्स है, रिवाइंस हैं और जंगल है वहाँ, तो डिफ़िकल्ट एरिया ज़रूर है, लेकिन अगर कांटेक्ट हुआ है तो कामयाबी मिलेगी मिलेगी, क्योंकि हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस उनको जाने नहीं देंगे। और हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो कोशिश कर रहा है कि इनको, इन जिस काम के लिए ये आए हैं, कोई बड़ा हादसा करने के लिए, वो नहीं करने दिया जाए और इनको परस्यू करके मारा जाए। वही कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है जल्दी आप सुनेंगे। रिपोर्ट तो आ रही है कि एक तो शायद जी। मारा गया, तो बाकी 2 भी मारे जाने चाहिए। और खुद यहाँ के डायरेक्टर जनरल जो आज कल हैं, नलिन प्रभात, वो इसको सुपरवाइज कर रहे थे। आईजी जम्मू टूटी वहाँ थे। बाकी सभी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ, डिस्ट्रिक्ट एसपी और डीआईजी, सभी उसको परस्यू कर रहे हैं। आर्मी के और पैरामिलिट्री के भी सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी आपको खबर आएगी कि तीनों ये मारे गए। सर, एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि क्योंकि अमूमन जो देखा गया है 2 या 3 के ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेशन होती है। अ, क्योंकि आप एक तवील एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर की डिफेंस और बाकी चीज़ों को लेकर है। क्या ये 2 ग्रुप्स इन्फिल्ट्रेट करके आए थे या फिर 5 का एक बड़ा जत्था था? और क्या एक बड़ा लैप्स एक बार फिर क्योंकि जिस आप टेरेन डिफिकल्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, टनल्स का अक्सर प्रयोग किया जाता है। क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि मैं इस इलाके को बड़ी अच्छी तरह जानता जी। हूँ। मैं आज से कोई 25 साल पहले यहाँ डीआईजी जम्मू था। जम्मू 99, 2000, 2001। तो उस वक्त हमने एक जाल बिछाया था वीडीसीज का, अगर आपको याद जी। होगा। तो ये जितने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स थे, क्योंकि यहाँ रिपोर्ट्स थी कि यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर से बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो हमने उस वक्त जितने जो मौके के अफसर थे, सबकी ड्यूटी लगाई थी। अब बताइए कौन कौन से रूट्स हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। उसके रास्ते में जो जो गांव पड़ते थे उनको वीडीसी बनाया, ताकि वो एक और टेयर बन जाए। और उसमें बहुत सारों का इनकाउंटर उस उन वीडीसीज के साथ टेररिस्टों का हुआ, और उसके बाद थोड़ी कमी आई थी। लेकिन अब ये जो आप कंसर्न बता रहे हैं,
जम्मू रीजन को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। खासकर मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों जी। से। और उसी का आपने देखा, पहले रजौरी पुंछ में एस्केलेशन हुआ, वहाँ काफ़ी फौज की कैजुअलिटीज़ हुई, वीडीसी की कैजुअलिटी, सिविलियन कैजुअलिटी हुई। उसके बाद इन्होंने इस जाल को फैलाना शुरू किया। आपने देखा रियासी में किस तरह शिव कोड़ी की बस पर हमला किया, उसके बाद कठुआ में, डोडा में, बिलावर के इलाके में, बसंतगढ़ के इलाके में और डिफरेंट जगहों पे एनकाउंटर्स हुए। ये मैं समझता हूँ कि ये एक रिन्यूड एफर्ट है पाकिस्तान डीप स्टेट की। जब उन्होंने देखा कि कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड बहुत स्ट्रांग है और वहाँ उनको कामयाबी नहीं मिल रही और उल्टे उनके रैंक्स ख़त्म हो रहे थे, डिप्लीट हो रहे थे, जी। मारे जा रहे थे, क्योंकि कश्मीर और यहाँ के टेरेन में बहुत फ़र्क है। जम्मू का पहाड़ी इलाका है, हिल्स हैं बड़ी बड़ी, जंगल है। अच्छा, पूरे इलाके में एक आधा सड़क जाता है। अब डोडा डिस्ट्रिक्ट ले लो तो एक या दो सड़क मिलेगी आपको और बाकी आपने पैदल ही चलना है। जबकि कश्मीर वैली में हर गांव को 3 जगह से सड़क आएगी, 2 जगह से, जी। 3-4 जगह से। तो वहाँ इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस आके एकदम सरप्राइज कार्डन लगाती थी और एनकाउंटर में घेरे में लेके मार देती थी। तो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने समझा कि जम्मू में पिछले 15 साल से टेररिज्म में बहुत ऑलमोस्ट नॉर्मल सी आ गई थी। अगर आप याद मैं आपको दिलाऊं, जी। मैं यहाँ 2008 तक आईजी जम्मू था। तो 7-8 तक जब तक हम निकले तो मिल टेररिज्म खत्म हो गया था यहाँ। तो तब से काफ़ी नॉर्मल सी बहुत सालों से चल रही थी। लेकिन जब पिछले 2-3 सालों से उन्होंने देखा कि कश्मीर में हमें सेटबैक्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिल रही है, और इस पीरियड में चूंकि 15 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ था, यहाँ से फोर्सेस विड्रॉ हुई। आपने देखा होगा, उमर साहब ने भी स्टेटमेंट में बोला, मैं बहुत टाइम से ये बोल रहा हूँ, जब कारगिल हुआ 99 में, उसके बाद जब फिर चाइना के साथ टेंशन हुई, जब चाइना के साथ टेंशन बनी तो यहाँ से बहुत सारे आर्मी के ट्रूप्स जो आरआर यूनिट्स थे विड्रॉ कर लिए। मेरे टाइम पे मुझे याद है आरआर का एक सेक्टर हेडक्वार्टर, एक डिब हेडक्वार्टर रियासी में होता था, एक बटोत में होता था, रजौरी में एक एडिशनल था। तो वो सारे मुझे लगता है उसमें से काफ़ी विड्रॉ हो गए। इसी तरह सीआरपी बहुत सारी जो लगी थी वो विड्रॉ कर ली गई। लोकल पुलिस एसओजी भी नेचुरली जब 15 साल से कुछ नहीं हुआ तो ढीले पड़ गए थे, वीडीसी डिफंक्ट सी हो गई। तो उस सारे रिपोर्ट्स का पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ इजी है ऑपरेट करना और यहाँ हम अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं, इंसिडेंट कर सकते हैं, और वही उन्होंने किया। पहले रजौरी पुंछ को फोकस किया, फिर बाकी जिलों को आहिस्ता आहिस्ता। अब कठुआ की बात करते हैं। कठुआ वॉज द मोस्ट पीसफुल जी। डिस्ट्रिक्ट। अगर आप देखें, इवन पीक मिलिटेंसी में सबसे ज़्यादा 2001-2002 वॉज द पीक पीरियड ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप फिगर्स देखें तो 2001-2 में भी मैं तो यहीं था, डीआईजी जम्मू, शायद 2001 में। तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा पीसफुल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। लेकिन ये पिछले कुछ टाइम से ये फोकस कर रहे हैं। आपने देखा कौग में 2 लोग मारे गए, उनकी डेड बॉडीज मिली। जी। उसके बाद बिलावर में बारात गई थी, वहाँ 3 लोग की बॉडी, लाशें मिली। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। लोग यहाँ, मैं तो कठुआ का ही रहने वाला जी। हूँ, लोगों को जानता हूँ, बहुत सालों से बातचीत होती है। लोग परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हम अगर उस इलाके में टेररिस्ट हैं तो हम उनको न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है ये ग्रुप भी उसी तरफ, अगर इनका कांटेक्ट पैंतीस इलाके में हुआ तो मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से ये कोशिश कर रहे हैं वहाँ से वही बिलावर के इलाके, पहाड़ी इलाके में जो मल्हार, मछेडी और ऊपर का इलाका है, वहाँ से डूडू, बसंतगढ़ और फिर डोडा की पहाड़ियों में जाने की कोशिश है। तो उससे पहले ही इनको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर एक बार ये पहाड़ी इलाके में जी। पहुँच जाते हैं फिर इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो ये पहले भी ये रूट्स रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब काफ़ी लोग एक्चुअली वहाँ माइग्रेंट भी, अगर आप देखें बिलावर के और
वो जो इलाका है दियोल भड्डू, वो इलाके में काफ़ी ऊपर से लोग माइग्रेंट आके बसे हैं, तो इसलिए ट्रेडिशनल वो एरिया नहीं रहा। बहुत सारे बाहर के लोग हैं, ओबरे लोग हैं, उसमें कौन इनकी मदद करता है ये सारा देखना चाहिए पुलिस को। और जो लोग इनकी मदद करते हैं, पीछे एक फैमिली आइडेंटिफाई हुई थी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा अपने दुश्मनों से नहीं है, जो हमारे अंदर बैठ के दुश्मनों की मदद करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ लोगों को भी इस पर नज़र रखनी चाहिए, पुलिस के साथ तालमेल बनाकर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार टनल्स के माध्यम से न केवल मादक पदार्थ बल्कि टेररिस्ट भी स्नीक इन कर रहे हैं हमारे टेरिटरी में, कितनी बड़ी चुनौती खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बीएसएफ के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये आईबी सेक्टर जो है लखनपुर से लेकर अखनूर तक, ये अदरवाइज तो प्लेन एरिया है। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट एरिया रजौरी पुंछ का, जहाँ जंगल है, पहाड़ हैं और काफ़ी डिफिकल्ट एरिया है। वो एलओसी का एरिया है, जम्मू रीजन का। तो आईबी सेक्टर में उस वक़्त हमने बहुत शोर मचाया था, फिर फेंसिंग हुई थी 2002 में, अगर आपको याद होगा, वाजपेयी जी के टाइम पे ये सारी फेंसिंग हुई थी, करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट हुआ था। तो बीएसएफ गार्ड करती है आईबी सेक्टर को, एलओसी को आर्मी गार्ड करती है, और कश्मीर में तो सारा एलओसी है, तो आईबी वहाँ सिर्फ आर्मी है। तो ये सारा इन्होंने बनाया था। लेकिन अगर आपका पाकिस्तान जैसा नेबर हो तो आप क्या करिएगा? समझो जैसे मेरे पड़ोस में ऐसा पड़ोसी है जो हर वक्त सोचता रहता है कि मुझे इसको कैसे तंग करना है। ऐसे पड़ोसी के साथ आप क्या कर लोगे? हमने फेंस बनाया, फेंस बनाने से नो डाउट इन्फिल्ट्रेशन 1/10 हो गई। जहां एक टाइम पे 2-2,500 टेररिस्ट गिवन टाइम पे होते थे जम्मू कश्मीर में ऑपरेट, वही नंबर 200-250 पर आ गया, तो मतलब 1/10 हो गया टेररिस्ट का नंबर। तो इसमें कोई शक नहीं, एलओसी और आईबी में फेंस बनाने से बहुत फर्क पड़ा। 90% खत्म होना बड़ी बात होती, लेकिन अब वो जो फेंस बनाया उसने तरीका निकाला प्लास्टिक स्टेयर्स, क्योंकि हमने इलेक्ट्रीफाई किया उसको। उसके बाद हमने जो वहाँ बहुत सारे गैजेट्स लगाए जो रात को मूवमेंट दिखाते हैं, चाहे वो इजरायली गैजेट्स हैं, दूसरे हैं थर्मो, वो इंडिकेटर करते हैं अगर कोई मूवमेंट होती है तो उसका। तो ये वो सब के बावजूद वो आप, जैसे आपने कहा टनल निकालेंगे, अब टनल निकालोगे आप 15 दिन लगे हैं अंडरग्राउंड निकालने में, तो ऐसे पड़ोसी के साथ क्या कर लोगे? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे खासकर इस आईबी सेक्टर में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ नाले और दरिया आते हैं। ये पहाड़ों से, अगर आप नक्शा देखें, पहाड़ों से दरिया आते हैं। आपका बसंतर है, आपका बहुत सारे नाले हैं जो डूडू बसंतगढ़ के और पहाड़ी इलाकों से सुकराला के ऊपर से ये सारे नीचे को उज रिवर है, इस तरह के दरिया हैं बहुत सारे जो नीचे को आते हैं, और इनको यही दिखाया जाता है। इनको आजकल कंपास भी दी जाती है और कहा जाता है इस नाले निकल। अच्छा, उस नाले पे फेंस नहीं हो सकता बिकॉज वहाँ फ्लड जब आता है तो बह जाता है सब कुछ, तो उसका भी ये फायदा लेते हैं। तो डिफिकल्ट है, बट मैं समझता हूँ इसको कंटिन्यूसली इस पे एफर्ट रहनी चाहिए। इसको रात के अंधेरे में उसका फ़ायदा निकाल कर ये इस दरिया से निकल आते हैं, उसका भी कोई सिस्टम निकलना चाहिए। फ्लड लिट करो, कैमराज लगाइए, कहीं मूवमेंट होती पता। इवन जो लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज लोग पगडंडियाँ जानते हैं, बकरियाँ चराते हैं, गाय चराते हैं उधर, तो उनको भी पता। अगर मूवमेंट, जैसे यही ग्रुप है, अगर उस लेडी ने नहीं देखा होता तो पता नहीं चलता आपको, फोर्सेस को डॉज करके आ गए हैं ये। तो बीएसएफ हालांकि अपनी तरफ से, अगर बीएसएफ, हमें लगता है बीएसएफ की कमजोरी है, लेकिन बीएसएफ से पूछो, वो कहते हैं हम 24 घंटे नौकरी करते हैं, लेकिन अब 99 को आपने प्रिवेंट किया, एक तो निकल आता है, तो आप क्या कर लोगे जब पड़ोसी ऐसा हो कि मैंने पत्थर मारना ही मारना है,
जैसे ही आपकी आंख झपकेगी मैं पत्थर मारूंगा। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए, अपने इलाके को, लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, और लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं यहाँ। ज़्यादातर लोग आपके साथ हैं और बहुत आपकी मदद फोर्सेस का, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मदद करते हैं। हमारी कामयाबी इसी में है कि लोगों को साथ लेके चले। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, पिछले कुछ समय से लगातार एक स्वर क्योंकि अब एक पॉलिटिकल सेटअप भी आ गया है, एक स्वर ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता की जाए। अ, क्या आपका मानना है कि गोली और बोली इकट्ठे चल सकती है? किस से बात करोगे पाकिस्तान? सवाल ये है, कहना बहुत आसान है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं जी बात करो, किस से करें? नवाज शरीफ ने कोशिश की, क्या हुआ? हमारे दो प्रधानमंत्री जी ने अपना पॉलिटिकल कैरियर रिस्क पे डाला। आपको याद है वाजपेयी जी जब गए, इट वॉज अनथिंकेबल, बिल्कुल। और पूरी डेलीगेशन लेके गए। उसके बाद क्या हुआ? कारगिल हुआ। मोदी जी ने 2 बार कोशिश की, अपने इनागुरेशन में नवाज शरीफ साहब को बुलाया, उसके बाद क्या हुआ? पठानकोट। उनकी पोती की शादी में अगेंस्ट ऑल अपोजिशन, अगेंस्ट ऑल प्रोटोकॉल ही वेंट। ये मोदी जी का ग्रेटनेस, ही वेंट देयर। अल्टीमेटली क्या हुआ आप देख रहे हैं, उसका पाकिस्तान क्या जवाब। तो ऐसे पड़ोसी के साथ जिसने तलवार यहां रखी है कि मैंने बर्बाद होना है, खुद बर्बाद हो गया। इसी कश्मीर का रोना रोते रोते पाकिस्तान बर्बाद हो गया, और मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर इसके 4 हिस्से हो जाएंगे। जो आज बलोचिस्तान में हालत है, केपीके में हालत है, टीटीपी ठोक रहा है, बीएलए ठोक रहा है, उनकी फौज का 90% एरिया में कंट्रोल ही नहीं है बलोचिस्तान में और केपीके में। ये हालत है, बाहर नहीं निकल सकते अपने कैंप। तो जहां इतनी बुरी कगार पे वो आ गए हैं, लेकिन एक दिमाग में जुनून पागल सा है कि कश्मीर कश्मीर, उस कश्मीर की वजह से तुम ही बर्बाद हो गए। तो ऐसे पड़ोसी के साथ बात, प्रॉब्लम ये है वहां हर चीज कंट्रोल वहां का फौजी करता है। आप फौज से किससे बात करेंगे? वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो नवाज शरीफ का भाई शाहबाज शरीफ एक पपेट है। वो आपने देखा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, वहां की फौज ने ऐसे निकाले जैसे मक्खी से दूध निकालते। तो कौन सी प्राइम मिनिस्टर की औकात है वहां स्टैंड लेने की? या तो इस तरह का सेटअप हो, उससे बात करें। किससे बात? फॉरेन मिनिस्टर यूजलेस, आपका प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, आईएसआई के चीफ से और आर्मी चीफ से तो बात हो नहीं सकती, क्योंकि वो बात करेंगे नहीं आपसे। तो आप किससे बात करें? जो ये कहते हैं ना बात करें, उन्हीं को बोलो जाओ, इनको बात मना के आओ, पाकिस्तान आर्मी चीफ को और आईएसआई चीफ को। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो देश के लार्जर इंटरेस्ट के लिए बात करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। आप टेरर चलाओगे, टॉक एंड टेरर कैन नॉट, बिल्कुल सही बात है। और कश्मीर मुद्दा क्या, वो ठीक कहते हैं, इन्होंने धोखे से वो लिया है, पीओके चोरी किया है, वो बिल्कुल ठीक कहते जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर। वो वापस कर दें, कश्मीर मुद्दा खत्म है। बकवासबाजी है ये। किससे बात करेंगे? सवाल ये है। कहना बहुत आसान है, बात कर लो। या तो वो कहें कि हम टेररिज्म बंद करेंगे, आप आइए, और आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ बैठेगा बात में, तो हम पूरा भारत खड़ा हो जाएगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे मोदी जी से, जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, वो जाएंगे, वो बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो ये कहते हैं वो उनको मना के आए। सर चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह के एनकाउंटर्स और पिन प्रिक्स पाकिस्तान लगातार करता आया है और आने वाले समय में भी करता रहेगा। क्या ज़रूरत है कि कोलेटरल डैमेज हमारी तरफ से ना हो और इस तरह के उनके मंसूबों पर अंकुश लगाया जा सके? देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि आज लोकल रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। जम्मू रीजन में तो मेरी नज़र में एक भी टेररिस्ट नहीं लोकल, जो ये ऑपरेट करें सब अंदर आए हैं। कश्मीर वैली में जहाँ रिक्रूटमेंट होती थी लोकल, वो भी मैं गवर्नमेंट की फिगर्स, पुलिस की फिगर्स देख रहा था, 100
अगर 100 टेररिस्ट हैं उसमें 90 ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, 8-10% ऐसे हैं जो लोकल, विच मीन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो लोकल रिक्रूटमेंट रुकी हुई है, सिर्फ हमें एफर्ट करनी है इनफिल्ट्रेशन को रोकने की। उसमें आर्मी और बीएसएफ का बहुत अहम रोल है, कोशिश कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, डिफिकल्ट टेरेन है, लेकिन वही बात है 99 रोकते हैं, एक तो निकल आता है। अब उसको भी किस तरह से कम किया जा सकता है, उस पे हमें एफर्ट करनी है, गैजेट्स लगानी है, ड्रोन्स यूज़ करने हैं, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना है, वीडीसीज को एक्टिवेट करना है इन सारे बॉर्डर बेल्ट में, चाहे वो आईबी सेक्टर हो, चाहे ये वाला सेक्टर हो, एलओसी का सेक्टर हो, तो चाहे उसमें सेकंड टियर थर्ड टियर बनाए, ये सब कोशिश करनी है कि मिनिमम लोग अंदर आने में कामयाब, 0 तक ये लाना की कोशिश करनी है। बाकी अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसका श्रेय आज की गवर्नमेंट को जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट को और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर इस पे फाइट करना चाहिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, और खासकर 370 हटने के बाद तो पीस की तरफ आज कहीं स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही, कहीं सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स नहीं चल रहा, कहीं बम हड़तालें नहीं हो रही, कहीं बंद कॉल्स नहीं हो रही, बच्चों का एजुकेशन नहीं इफेक्ट हो रहा है, बिजनेस नहीं इफेक्ट हो रहा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इसको एनकैश करना चाहिए। हाँ, जम्मू रीजन में इन्फिल्ट्रेशन के लिए हमें रोकने, कम करने के लिए कोशिश करनी है। उसमें ये जो एक्सपर्ट्स हैं आर्मी के, बीएसएफ के, इनके साथ और पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, सबके साथ बैठ के इस पे बातचीत होनी चाहिए कि किस तरह हम इसको और मजबूत कर सकते हैं। यही आप तरीका है। दूसरा, जो अंदर आ सकता है वो फिर वापस नहीं जाना चाहिए। लोकल लोगों को भी आर्म किया जाए, वीडीसी को स्ट्रेंथन किया जाए, और जो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं उनको जितना जल्दी हो सके न्यूट्रलाइज करना। हाँ, परेशानी की बात यह है इनके पास अमेरिकन राइफल्स आ गई हैं, जिसकी वजह से आप ये कैजुअलिटी जो देख रहे हैं, जो M4 राइफल इनके पास, जो अमेरिका अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान में छोड़ गया था, वो राइफल आज पाकिस्तान की फौज को भी मार रही है, क्योंकि वो BLA और TTP के पास भी है, और वही राइफलें इनके पास भी हैं जो पाकिस्तान ने प्रोक्योर करके इनको दी हैं। वो इतनी इफेक्टिव राइफल है कि आप 1 किलोमीटर से, उसमें टेलीस्कोपिक विजन है, उसमें स्नाइपर इफेक्ट है, उसमें नाइट विजन है, आप रात को 1 किलोमीटर से सीधा आपके सर पे गोली मार सकते हैं, इतना इफेक्टिव वेपन है। तो फिर हमें काउंटर मेजर्स लेने चाहिए। एक टाइम मैं आपको बताऊंगा, 90 में हमारे पास AK-47 नहीं होती थी, टेररिस्टों के पास होती थी, हमारे पास 303 राइफल। हमने आहिस्ता आहिस्ता, गवर्नमेंट का रिस्पांस थोड़ा स्लो होता है, हमने अपग्रेड किया हर लिहाज से, BP गाड़ियां लाई, BP जैकेट्स लाए, BP पटके लाए, AK-47 लाई, बम डिस्पोजल इक्विपमेंट लाया, बहुत कुछ किया, BP वो लाए, ट्रूप्स कैरियर लाए, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। यही एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट। जो आज के जो अधिकारी हैं पुलिस के, CAPF के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, दे मस्ट बी वर्किंग ऑन दिस, और इस पे वो इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है, ताकि मैचिंग वेपन हो और आप भी टेररिस्टों को उसी लैंग्वेज में जवाब दे सकें। सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में अपना वैल्यूबल समय दिया, और खासकर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के परिदृश्य के लेकर जो आतंकवाद को पोषित कर रहा है उस पर आपने अपना विचार साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।